नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस स्पीच की जो उन्होंने इक्वल राइट्स और रेसिज्म को एंड करने के लिए जो एक पॉपुलर मार्च थी उसके ड्यूरेशन में ये दी थी। मार्टिन लूथर किंग वाज अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। ही लेड a demonstration for the mass support for civil rights legislation when America got freedom. So there was a bill that was passed. वो बिल किस बारे में था? वो सिविल राइट्स लेजिस्लेशन था, सिविल राइट्स को प्रोक्योर करने के लिए और स्ट्रॉन्ग होल्ड करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सालों से ये लड़ाई चल रही है कि रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अभी भी अमेरिका के अंदर है। उस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने के लिए, इक्वल राइट्स के लिए, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, तो वहां पे एक ये मैस डिमॉन्स्ट्रेशन था। तो उसमें ये एक फेमस स्पीच उनकी थी यहाँ पर। सो इट वॉज ड्यूरिंग अ मार्च ऑन वॉशिंगटन फॉर जॉब्स एंड फ्रीडम दैट वॉज पॉपुलरली ऑन 8 अगस्त 1963। अब ये एक सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशन ही नहीं था। इस स्पीच में जो उन्होंने बात कही वो एक सब कुछ जोड़ने की बात की थी। यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि एक ही प्रोवोक्स सिविल वॉर, ही वांट्स टू क्रिएट ए डिवाइड बिटवीन द व्हाइट एंड द ब्लैक। अब वो ग्राउंड्स उसकी एनिमिटी ना होकर के फ्रेंडशिप होनी चाहिए, एक दूसरे को जो ह्यूमन बीइंग समझ करके होना चाहिए। तो बड़े केयरफुल तरीके से उन्होंने बिना किसी चीज को इंस्टिगेट किए हुए, बिना किसी एनिमिटी या हेट्रेड उसको प्रोवोक किए हुए अपनी बात यहाँ पे बड़े पीसफुल तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ पे कही है। तो ये बड़ी फेमस स्पीच है। इसके टेक्स्ट को देखते हैं। He starts the speech. First of all, he welcomes all the people, those who have joined this demonstration. तो उसके बाद में इन्होंने शुरू किया है 5 score years, स्कोर मतलब 20 years और 500 years मतलब 100 years ago a great American whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation। अब वो ग्रेट अमेरिकन कौन था? वो अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन की जो स्टैचू है उसी के सामने ये डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है। तो वहां पे वो कह रहे हैं कि इट वॉज 100 years ago अब्राहम लिंकन साइंड अ पेटिशन। एक पेटिशन कह लीजिए या फिर वो लेजिस्लेशन पास किया उन्होंने, और जो सिविल राइट्स को प्रोक्योर करने के लिए जो बिल था उसको पास करने के लिए साइन किया और अमेरिका की फ्रीडम को सॉलिडिफाई किया। वो क्या था? इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, सिविल राइट्स लेजिस्लेशन, जिसमें कि ये कहा गया कि एवरी सिटीजन ऑफ द यूएस, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री विल बी ट्रीटेड इक्वली, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे व्हाइट हो, इस एथनिसिटी का हो, उस एथनिसिटी का हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रेस और रेशियल बैकग्राउंड, ऑल द पीपल वुड बी अमेरिकन्स, इक्वल राइट्स। ये जो बात थी थियोरेटिकल, उसका एप्लीकेशन 100 years तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से वो नहीं मिलता। वो पेपर्स में ज्यादा है बात, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर कम है। दिस मोमेंटस डिक्री मतलब जो डिक्लेरेशन था, ये came as a great beacon मतलब सिग्नल, टॉर्च, light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice। seared मतलब scorched, destroyed। ये जो लेजिस्लेशन था, it was not simply a legislation, ये एक हजारों जो स्लेव्स थे, नीग्रो स्लेव्स थे, उनके लिए एक उम्मीद की किरण थी कि अब हमारी जो नीग्रो स्लेवरी है या फिर जो स्लेव ट्रेड कल्चर है या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, वो सब एंड होगा। एंड देन वी वुड बी गिवन इक्वल राइट्स, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो इक्वल राइट्स जॉब्स के लिए हो, हर जगह उनको इक्वालिटी से देखा जाएगा। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन था जिससे कि उम्मीद इन सारे लोगों को हुई। इट केम एज अ जॉयस डे ब्रेक टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ देयर कैप्टिविटी। ऐसा लगा है जैसे कि एक बहुत लंबी रात जो कैप्टिविटी मतलब जो स्लेवरी, एक बहुत काली रात स्लेवरी की खत्म होने वाली थी। एक नया सवेरा आने वाला था जिसमें कि सारे लोग खुल के सांस ले सकते हैं, फ्रीडम को फील कर सकते हैं, इक्वालिटी को फील कर सकते हैं। तो कह ये डिक्री जो थी, ये जो लेजिस्लेशन पास हुआ, ये 100 years ago, 100 years पहले हुआ। अब लेकिन 100 years होने के बावजूद भी why there is a need to demonstrate, अभी भी डिमॉन्स्ट्रेशन की जरूरत क्यों है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर।
But 100 years later, the Negro still is not free. The important thing is the legislation was or is in the papers only, theory only. अभी भी Negro जो है वो फ्री नहीं है, अभी भी उसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ सकता है, अभी भी वो जो इक्वालिटी है वो उसके लिए एक फार क्राई, एक ड्रीम विजन ही है, वो प्रैक्टिकल नहीं है उसके लिए. 100 years later, the life of the Negroes is still sadly crippled by the manacles जो जंजीरें होती हैं ऑफ सेग्रीगेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. तो अभी भी वो कह रहे हैं कि Negroes is not free. अभी भी वो जो बेड़ियां हैं, जो गुलामी की बेड़ियां हैं, वो स्लेवरी की जंजीरें हैं, उसमें उसको जकड़ा हुआ है. He is still not free from all these kinds of slavery or discrimination. He is still discriminated on the basis of color. सिर्फ कलर के बेस पे उसको बहुत सारी जॉब्स में और बहुत सारे और सिविल राइट्स में उसको इग्नोर कर दिया जाता है. तो कह रहे ये फिर क्यों है? अगर वो लेजिस्लेशन पास हो गया तो 100 साल बाद भी वो चीज अभी क्यों बरकरार है? That's why we have gathered here. 100 years later. अब ये देखिए 100 years later यहाँ पर भी रिपीट किया हुआ है, यहाँ पर भी रिपीट किया हुआ है और आने वाले इन सेंटेंसेस में भी रिपीट किया हुआ है. ये जब एक फ्रेज और एक कोई पर्टिकुलर वर्ड रेगुलर इंटरवल पर या फिर हर क्लॉज के स्टार्टिंग में या हर सेंटेंस के स्टार्टिंग में रिपीट होता है तो उसको कहते हैं एनाफोरा. दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच. ये रेटोरिकल इफेक्ट के लिए यूज की जाती है. इस स्पीच में आपको कई सारे इंस्टेंसेस मिलेंगे जहां पे एनाफोरा का यूज किया हुआ होगा, यानी कि एक वर्ड या एक फ्रेज हर सेंटेंस के पहले उसको रिपीट किया जाएगा एक एम्फेसाइज करने के लिए. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. एक तरफ तो जहां पे अमेरिका को हम मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए जानते हैं, वहीं पे नीग्रो कैसे रह रहा है? ऐसा रह रहा है जैसे कि एक दूर दराज के आइलैंड में उस पॉवर्टी को जी रहा हो. एक आइलैंड के चारों तरफ पानी पानी, तो पानी यहाँ पे क्या है? वो प्रॉस्पेरिटी ऑफ अमेरिका, लेकिन उसके लिए वो प्रॉस्पेरिटी नहीं है. ही इज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग और ही इज बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम एंजॉइंग द ब्लिसफुल प्रॉस्पेरिटी ऑफ अमेरिका. ये कह रहे हैं कि अभी तक ये चल रहा है. 100 years later, the Negro is still languished in the corners of American society and finds himself in exile in his own land. अब ऐसा लग रहा है कि अपने ही देश में, अपने ही कंट्री में अभी भी 100 साल बाद भी उस नीग्रो को अलग थलग सा महसूस होना पड़ रहा है. अभी भी उसको लग रहा है कि आई डोंट एग्जिस्ट हेयर, आई डोंट बिलोंग हेयर. अभी भी जब उसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, जब उसको ये फील नहीं हो रहा कि ये कंट्री मेरी है थियोरेटिकली और मैं यहाँ पे फ्री सिटीजन हूँ थियोरेटिकली, लेकिन अभी भी उसका एप्लीकेशन क्यों नहीं हो रहा है? एंड सो वी हैव कम हियर टुडे टू ड्रामेटाइज द शेमफुल कंडीशन. इसलिए इस कंडीशन को, ये शेमफुल कंडीशन जो है, ये इट इज ए स्टिग्मा ऑन द फेस ऑफ ऑल द अमेरिकन्स और अमेरिकन डेमोक्रेसी. उसके ऊपर एक ये धब्बा टाइप का है कि व्हाई देयर इज दिस डिस्क्रिमिनेशन बीइंग प्रैक्टिस्ड. क्यों आखिरकार अभी भी इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है? व्हाई द पीपल हैव नॉट रेज्ड देमसेल्व्स अबव दीज डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस और टेंडेंसीज. अब यहाँ पे एक और इमेज दी गई है कि जब ये अमेरिका फ्री हुआ था तब एक प्रोमिसरी नोट, यानी कि जो लेजिस्लेशन की बात है, वहां पे ये साइन हुआ था और ये एक हमारे लिए चेक की तरह था जो कि हमें अब भुनाना था. लेकिन 100 साल हो गए, वो चेक हमारे लिए अभी भी ऐसे चेक ही है, वो कैश नहीं हो पाया है. यानी कि थियोरेटिकली उसमें हमें लिखा हुआ है, हमारे लिए लिखा हुआ है कि हम फ्री हैं और वी विल नॉट बी ट्रीटेड अनइक्वली, लेकिन अभी भी वो डिस्क्रिमिनेशन जस का तस है. इन अ सेंस वी हैव कम टू आवर नेशंस कैपिटल टू कैश अ चेक. ये चेक क्या है? वो फ्रीडम. When architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence, ये जो Declaration of Independence, उसमें ये जैसे प्रीएम्बल या कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ था कि अब अमेरिका जो है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और वहां पे सारे लोग इक्वली ट्रीट किए जाएंगे, चाहे वो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हों, सोशल या कल्चरल प्रैक्टिसेस हों, हर जगह उसको उसका ड्यू मिलेगा. लेकिन they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. Every American was to fall an heir मतलब क्या है? जिस promissory note का हकदार हर अमेरिकन होगा, irrespective of color, caste, creed, nationality, gender.
लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ रही है हमें आने की, यहाँ पे क्यों डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए आए हैं। अभी शायद उसका प्रैक्टिकल या उसका एप्लीकेशन बाकी है। दिस नोट वाज अ प्रॉमिस that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed unalienable rights of life, liberty and the pursuit of happiness। अब यहां पे इस प्रोमिसरी नोट में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि हर अमेरिकन, चाहे वो गोरा हो या चाहे काला हो, यानी कि ब्लैक या व्हाइट कम्युनिटी से हो, वो हर पर्सन अमेरिका का उस हैप्पीनेस का हकदार होगा, जो ब्लिसफुल फ्रीडम है उसको एंजॉय करेगा। ये अनएलिएनेबल राइट्स, अनएलिएनेबल मतलब क्या है कि इट विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड। ये राइट्स, ये ब्लिस ऐसी होगी जिसमें शक्ल देख करके या कलर देख करके उसको प्रेजुडिस्ड, उसको डिवाइड नहीं किया जाए। इट इज ऑब्वियस टुडे दैट अमेरिका हैज डिफॉल्टेड ऑन दिस प्रॉमिसरी नोट इन सो फार एज हर सिटीजन्स ऑफ कलर आर कंसर्न। अब लेकिन यहां पे क्या है कि अमेरिका ने डिफॉल्ट कर दिया है। कम से कम ये जो प्रॉमिस जो ब्लैक मैन के लिए अगर रियलाइज होना चाहिए था, तब तो वो एक डिफॉल्टिंग कंडीशन है। यानी कि शायद जहां पे व्हाइट कम्युनिटी है वहां पर तो ये प्रॉस्पेरिटी और सब कुछ है, दे हैव द एनफ्रेंचाइजमेंट यानी द राइट टू वोट। लेकिन एज फार एज ब्लैक कम्युनिटी इज कंसर्न, अभी भी बहुत कुछ पाना बाकी है, अभी भी वो सेग्रीगेशन का दंश झेल रहे हैं। इंस्टेड of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked insufficient fund। अब जैसे जो बैंक में आप चेक डालते हो, अगर insufficient fund हो तो वो बाउंस हो जाता है। तो ये चेक यानी प्रॉमिसरी नोट जो था वो फ्रीडम का, वो प्रोक्लेमेशन का, वो ऐसा लग रहा है जैसे इनके खाते में वो पैसा आने से पहले ही वापसी चला गया, बाउंस हो गया। वो चेक तो है, यानी कि ऑन पेपर दे आर सब्जेक्टेड टू हैव द ब्लिसफुल फ्रीडम ऑफ बीइंग एन अमेरिकन, लेकिन उसका एप्लीकेशन अभी भी नहीं हो पा रहा। लेकिन जहां तक अमेरिका को मैं जानता हूं, अभी उसकी अपॉर्चुनिटीज में बहुत खजाना बचा हुआ है। अभी भी जो ब्लिसफुल फ्रीडम है वो खत्म नहीं हुई है। अभी भी अगर उन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बताया जाए, उनको रियल स्टेटस दिखाया जाए, तो अभी भी उम्मीद है कि जो एक प्रॉमिसरी नोट था उसका असली हकदार नीग्रो जो था उसको वो दिया जाए, वो चेक एनकैश कराया जाए, तो अभी अपॉर्चुनिटीज हैं, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। आगे फिर वो कहते हैं कि लेकिन एक चीज है कि ये जो प्रॉमिसरी नोट, ये हक जो है ये सिर्फ ऐसे ही नहीं मिलेगा, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। We cannot remain simply in a lassitude condition and ask for the abolition of the slavery। ऐसे नहीं होगा, लड़ना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उनको अपनी बात कहनी पड़ेगी। This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism। अब gradualism मतलब क्या है कि चलो मान लेते धीरे धीरे हो जाएगा। So now it is no time, there is no time for us to be at ease। ये सोच करके कि ये धीरे धीरे चलो हो जाएगा, टाइम, द थिंग्स टेक टाइम, बट वी हैव वेटेड फॉर 100 years। हाउ लॉन्ग वी कैन वेट, 100 years से ज्यादा होने वाले हैं और अब हम कब तक इंतजार करेंगे। नाउ इट इज टाइम वी स्टूड एंड आस्क्ड फॉर आवर फ्रीडम। नाउ इट इज टाइम वी टू मेक अ कॉल, अ रियल प्रॉमिस ऑफ डेमोक्रेसी। Now it is time to rise from the dark and desolate valleys of segregation to the sunlight path of social racial justice। So अब तो टाइम आ चुका है कि वहां से वो जो सेग्रीगेशन या डिस्क्रिमिनेशन की काली रात है वहां से उठ करके रेशियल जस्टिस के लिए गुहार लगाई जाए। तो वो खाली पड़े रहने से, बैठे रहने से, चुप रहने से बात नहीं बनेगी, उसके लिए आना पड़ेगा। That's why we have come here। आगे फिर वो कहते हैं It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment। This sweltering summer of Negroes' legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality। अब अगर देखते हैं स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर वो ओवरलुक करते हैं इस अर्जेंसी को, ये जो अर्जेंसी है ना, अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट क्या है कि नाउ अमेरिकन शुड रियलाइज दैट बोथ ब्लैक एंड व्हाइट आर द सिटीजन्स ऑफ अमेरिका and then they should be given equal rights, job opportunities and social status, social standing।
तो वो कह रहे कि अभी अगर इसके लिए आवाज नहीं उठाई तो ये फैटल साबित हो सकती है, क्योंकि ये जो स्वेल्टरिंग समर है, ये झुलसा देने वाली जो गर्मी है, गर्मी मतलब क्या है कि जो नीग्रो स्लेवरी और नीग्रो डिस्क्रिमिनेशन, ये ऐसा है जैसे कि आपको किसी आग की भट्टी में झोंक दिया जाए या फिर आपको एक वोल्केनो में धकेल दिया जाए। तो ये तभी कूल होगा, ये तभी खत्म होगा जब वो स्प्रिंग सीजन की बहार आएगी, और स्प्रिंग सीजन की बहार से लानी पड़ेगी, वो कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। उसके लिए फिर कह रहे हैं देयर विल बी नीदर रेस्ट नॉट ट्रैंक्विलिटी इन अमेरिका अंटिल द नीग्रो इज ग्रांटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स। सो तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि अमेरिकन स्टेक होल्डर्स को यह नहीं लग जाता कि जो इक्वल राइट्स हैं वो इक्वल राइट्स दिए जाएं। सिर्फ नाम के लिए इक्वल राइट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में एक थियरी के नाम पर वो ना रहे, दे शुड बी इम्प्लीमेंटेड। Every person, both black and white, should realize that he is enjoying the freedom. वो जो इक्वालिटी को चेरिश कर रहे हैं। The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nations until the bright day of justice emerge. तो ये जो whirlwinds, ये जो आंधी की तरह हम आज जितनी संख्या में लोग आए हैं, ये कंटिन्यू रहना चाहिए, ये डिमॉन्स्ट्रेशन कंटिन्यू रहना चाहिए तब तक जब तक कि उन अमेरिकन स्टेक होल्डर्स को ये एहसास ना हो जाए कि अब वो इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज और सोशल कल्चरल इक्वालिटी उसको प्रैक्टिस करने की बात है। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसको रियलाइज कराने की बात है। ये तब तक चलता रहेगा। इसके साथ ही एक ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि अब मेरे वर्ड्स को मतलब डोंट टेक माय वर्ड्स अदरवाइज, मतलब ऐसा नहीं कि मैं शेक द फाउंडेशंस ऑफ अमेरिकन से मतलब मेरा ये है कि उनको ये एहसास दिलाया जाए डेमोक्रेटिक तरीके से, नॉन वायलेंट तरीकों से, ना कि ऐसा ना हो कि आप हथियार लेकर के और सड़कों पर आ जाओ और फिर जहां पे व्हाइट मैन दिखे आप उसको मार दो। सो दैट वायलेंस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। उसको यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं कि हमारा डेमोन्स्ट्रेशन जो होगा बिल्कुल पीसफुल होगा और बिना किसी वायलेंस के होगा। विल नॉट रिसोर्ट टू एनी सॉर्ट ऑफ इलीगल और वायलेंट एक्टिविटी टू आस्क फॉर आवर राइट्स। In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds. ये wrongful deeds मतलब violence या फिर किसी भी तरीके से discrimination against the white people, कहीं हमसे ये ना हो जाए, नहीं तो फिर उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। Let us not seek to satisfy our thirst of freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. अब ये bitterness और hatred का प्याला पी करके थोड़ी शांति हासिल की जाएगी, मतलब वी विल हैव टू वेज वॉर इन ऑर्डर टू रिस्टोर पीस। ये थोड़ी होगा। लड़ाई करनी है लेकिन लड़ाई कैसी करनी है, नॉन वायलेंट तरीके से करनी है, हेट्रेड नहीं लगी। मतलब अब जैसे बदला लिया जाए कि अब तक उन्होंने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट किया है, अब हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करेंगे। सो उन्होंने जो किया, जो हुआ, जैसे भी हुआ, लेट्स फॉरगेट। नाउ इट इज अ न्यू थिंग, न्यू लाइफ एंड न्यू मॉर्निंग। इट शुड बी अ न्यू मॉर्निंग ऑफ abolition of slavery, abolition of this segregation, abolition of this discrimination, and that should rest on not the foundation of hatred but the foundation of love. We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. एक dignity फुल, एक डिग्निफाइड वे में, एक डिसिप्लिन तरीके से इस डिमॉन्स्ट्रेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें किसी भी तरह का कोई भी इलीगल एक्टिविटी या फिर हेट्रेड या इनजस्टिस या फिर सेग्रीगेशन अगेंस्ट या डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द व्हाइट पीपल, ये टोटली अनएक्सेप्टेबल होगी। वी हैव टू रेस्पेक्ट आवरसेल्व्स एंड वी हैव टू मेंटेन आवर डिग्निफाइड कंडीशन। वी हैव टू शो द स्टेक होल्डर्स ऑफ अमेरिका, या वी हैव टू शो ऑल द पीपल ऑफ अमेरिका दैट वी आर सिविलाइज्ड रेस। हम कोई बार्बरस प्रिमिटिव रेस नहीं है, कलर ब्लैक होने से प्रीमिटिव रेस नहीं है हम। वी इन अ वेरी डिग्निफाइड वे विल आस्क फॉर आवर राइट्स। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डिजेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस। तो ये जो क्रिएटिव प्रोटेस्ट होना चाहिए, ये किसी भी तरीके से वायलेंस की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए, गदर नहीं मचना चाहिए, अदरवाइज फिर हम में और जो परपेट्रेटर उनमें क्या फर्क रह जाएगा। वी मस्ट राइज the majestic heights of meeting physical force with soul force. ये soul force, we must not resort, we must not depend on the physical force.
और फिजिकल फोर्स है भी तो वो भाईचारे के लिए होनी चाहिए। वो सोल फोर्स मतलब क्या है, एक सिविलिटी, एक डिग्निफाइड तरीके से हमें अपनी लड़ाई लड़नी है, उन सबको अपना बना करके, उनसे हेट्रेड या फिर उनसे डिस्क्रिमिनेट करके नहीं, उनको अपना बना करके। हमें इंक्लूसिव जो स्ट्रैटेजी है, इंक्लूसिव जो थियरी है, उसको अपनाना है, ना कि डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड। The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to a distrust of the white people. For many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied with our destiny. और ये ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे पास्ट में कुछ जो ब्लैक कम्युनिटी के लोगों ने एक फोर्सफुल तरीके से या एक वायलेंट तरीके से उन सारी मांगों को छीनने की कोशिश की हो, और उसमें क्या है, फिर वी हैव डिस्ट्रॉयड द वेरी डिग्निफाइड पोजीशन ऑफ आवरसेल्व्स। तो वो उससे हमें ऊपर उठना है, उससे ऊपर उठना है, और ये नॉन वायलेंट तरीके से उन सारे वाइट पीपल को ये एहसास दिला देना है क्या, दैट देयर डेस्टिनी इज टाइड विद आवर डेस्टिनी। उनको ये एहसास हो जाए कि हम और वो अमेरिकन्स हैं। इफ अमेरिका इज टू बिकम अ ग्रेट नेशन, If we believe in American dream, तो वो तभी होगा जब both black and white they work together, they come together, they love each other, and then they work for the progress of the country rather than becoming prejudiced and biased against each other. फिर आगे वो एक प्लेज लेने के लिए यहाँ पे लोगों से अपील करते हैं कि क्या प्लेज लेनी है। We can never be satisfied as long as a Negro is a victim of unspeakable horrors of police brutality. तो अगर कोई फोर्स, इफ द स्टेट इज यूजिंग फोर्स अगेंस्ट अस, सो विल नॉट बी साइलेंट। तो हम चुप तो नहीं रहेंगे, विल रिमेन नॉन वायलेंट। लेकिन कभी अगर किसी तरह की वायलेंट एक्टिविटी हमारे साथ होती है, या पुलिस फोर्स का सहारा लिया जाता है, या पुलिस ब्रूटैलिटी का सहारा लिया जाता है हमारे अगेंस्ट, हमारी आवाज को दबाने के लिए, सो विल नॉट टॉलरेट इट। We can never be satisfied as long as our bodies, heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of highways and the hotels of the cities. अब ये हमारा जो रास्ता है, ये रास्ता जब तक कि एक सुखद जर्नी, जब सुखद एंड तक ना पहुंच जाए, जैसे कि आप जर्नी करते हो तो एक अच्छे से होटल में पहुंचने के बाद में आपको घर जैसा फील होता है, कंफर्टेबल फील होता है, उसी तरीके से हमारी जर्नी का एंड तभी होगा, तभी हम उसको मानेंगे, तभी सेटिस्फाइड होंगे जब हम ये पूरे जंगलों से निकल करके, केव से निकल करके, और ये जो पॉवर्टी स्टिकन एरिया या पॉवर्टी स्टिकन लाइफ है, इससे निकल करके एक डिग्निफाइड प्लेस पर हमें एक अपना लिया जाए। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द नीग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम द स्मॉलर गेटोज। गेटोज जैसे कि वो जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे या फिर मलिन बस्ती जो होती है, उस तरह की लोकेलिटी को गेटोज कहते हैं, जहां पे बहुत कंजेस्टेड लाइवलीहुड है और जो प्रोविजंस ऑफ लाइफ बहुत लिमिटेड है, जैसे स्लम्स होते हैं। गेटोज टू लार्जर वन, तो तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक कि हमें रिलोकेट ना कर दिया जाए, एक कॉमन मेट्रोपोलिस स्टेट होती है उसमें हमें जगह ना दी जाए। कब तक हम मलिन बस्तियों में रहेंगे, कब तक हम उन स्लम्स एरियाज में रहेंगे। तो उन स्लम्स एरियाज से उठ करके जो रेगुलर सिविलाइज्ड जो बस्तियां हैं, उनमें हमें जगह मिलनी चाहिए और ये लोकेशन हमारा होना चाहिए। We can never be satisfied as long as our children are stripped of their selfhood and robbed of their dignity by science stating for the whites only. तब तक satisfied नहीं होंगे जब तक कि वो rights जो कि white people के बच्चों के लिए ही हैं, यानी right to education, right to vote, जब तक कि हमारे बच्चों को, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ना मिलना है, या हमारी इस जनरेशन को ना मिलना है, तब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। दिस इज व्हाट वी हैव टू एस्पायर फॉर। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज अ नीग्रो इन मिसिसिपी कैन नॉट वोट एंड नीग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव्स ही हैज नथिंग फॉर विच टू वोट। जब तक कि सेटिस्फाइड नहीं होंगे, जब तक कि मिसिसिपी वाले नेग्रो को ये एहसास ना हो जाए कि ही कैन ऑल्सो वोट। जब वोट देने का अधिकार होगा तो उसको ये लगेगा कि आई हैव चोजन दिस गवर्नमेंट एंड आई हैव राइट टू आस्क फॉर माई सेल्फ। और जब तक कि जो अमेरिका का नेग्रो है उसको ये ना लगे कि इट इज वेस्टफुल टू वोट बिकॉज नथिंग इज हैपनिंग। अगर उस नेग्रो के वोट से सरकार बनके
निग्रो के लिए कुछ नहीं कर पा रही है तो उनको ये एहसास होना चाहिए कि इट इज वेस्टफुल टू वोट फॉर दिस कंट्री। तो ये क्योंकि इक्वालिटी का एहसास हो जाना चाहिए, ये लड़ाई हमारी तब तक कंटिन्यू रहेगी। Now we are not satisfied and we will not be satisfied until justice rolls down like a waters and righteousness like a mighty stream। तो जस्टिस जैसे कि एक स्ट्रीम होता है, एक झरना होता है, झरने की तरह बहने न लगे हमारे लिए। सो तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक कि इस रेगिस्तान से निकल करके उस सुंदरवन जैसी जगह में हमें रिलोकेट न कर दिया जाए, जब तक कि वो जस्टिस हमारे ऊपर बरसाई ना जाए। अब आगे वो इस चीज को एक्नॉलेज भी कर रहे हैं कि मैं जानता हूं कि आप लोग में से बहुत सारे लोग जो यहाँ पे कलेक्ट हुए हैं, जो यहाँ पे गैदर हुए हैं, आए हैं, वो वॉर वेटरन्स हैं जिन्होंने बहुत सारी पहले लड़ाई लड़ी है। हो सकता है उनको जेल भी हुई हो सकता है उनको परसिक्यूशन भी फेस करना पड़ा हो सकता है उनको बहुत सारे और टॉर्चर भी झेलने पड़े हों। लेकिन अब उनमें एक बिलीफ मैं इंस्टीट्यूशनलाइज या फिर इनग्रेन करना चाह रहा हूं कि अब बहुत टॉर्चर झेल लिया उन्होंने, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। वो तभी आएंगे जब हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ाई लड़ने का मतलब हमारा वायलेंट तरीका नहीं है, बड़ा पीसफुल तरीका होना चाहिए। क्योंकि इन पास्ट देयर हैव बीन सेवरल ओकेजन्स व्हेन पीपल फॉट विद रिसोर्टिंग टू वायलेंट एक्टिविटीज। वायलेंट मींस हो सकता है पास्ट में बहुत सारे लोगों ने कोशिश की हो और वायलेंट एक्ट्स उन्होंने फेवर करके उसको सहारा लिया हो, लेकिन अब उन सारे लोगों से एक ही अपील है, क्या है? कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव। गो बैक टू मिसिसिपी, गो बैक टू अल्बामा, गो बैक टू साउथ कैरोलिना, गो बैक टू जॉर्जिया, गो बैक टू लुजियाना, go back to the slums and ghettos of our nation's northern cities and knowing that somehow this situation can and will be changed। So अब हर जगह जाने की जरूरत है, इन सारी सिटीज में जाने की जरूरत है, सब लोगों को अवेयर करने की जरूरत है कि अब ये सूरत जो है बदलनी चाहिए। ये जो एक नीग्रो स्लेवरी और ये कल्चरल डिग्रेडेशन है, इसका एंड होना चाहिए। तो आप सारे लोगों को रुकना नहीं है, हर जगह जाइए जहां जहां पे निग्रो कम्युनिटीज हैं, उन सबको जगाइए, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आइए। जब एक बड़ी एक लार्ज मल्टीट्यूड में सरकार के ऊपर हम जाएंगे, सो दे विल हैव टू चेंज, दे विल हैव टू ऑल्टर। और ऑल्टर करने की जरूरत नहीं है, दे विल हैव टू सिंपली इंप्लीमेंट, दे विल हैव टू सिंपली प्रैक्टिस, अप्लाई। जो एप्लीकेशन में लाने की बात है उस राइट्स को, जो राइट्स सिर्फ थियोरेटिकल है। फिर आगे उस ड्रीम की बात कर रहे हैं, वो जो आई हैव ए ड्रीम, जो टाइटल है, इनफैक्ट स्पीचेस का ऐसा कोई टाइटल नहीं होता, लेकिन जो फेमस कैच वर्ड है उसी को टाइटल बना देते हैं। तो वो क्या ड्रीम है? I have a dream that one day this nation will rise and live out the true meaning of its creed। जो क्रीड है, वो जो रिलीजन है इस कंट्री का, रिलीजन क्या है? जो एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल जब रियलाइज हो जाएगा तो मैं समझूंगा कि मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा। और उस ड्रीम को, उस प्रिंसिपल को रियलाइज करने का मेरा ड्रीम है। क्या है? वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। ये जो क्रीड है, ये जो धर्म है, एक सेल्फ प्रोक्लेम जो रिलीजन है, वो क्या है कि दैट ऑल मैन आर बॉर्न फ्री and all men are born equal and then they should be given equality। ये ड्रीम जब तक रियलाइज नहीं हो जाता तब तक मैं कंटिन्यू रखूंगा, ये फाइट कंटिन्यू रहे। Sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of the brotherhood। मतलब हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जब ये व्हाइट पीपल के साथ एक कॉमन टेबल पर बैठ जाए, इक्वालिटी प्रैक्टिस करे, इक्वालिटी को एक्सपीरियंस करे, ये ड्रीम है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, अ स्टेट sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will transform into an oasis of freedom and injustice। तो वो जो मिसिसिपी, जहां पे सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है निग्रोज के साथ, वो sweltering with the heat, they are scorched, they are getting tortured by the injustice and sweltering heat of the oppression। injustice और oppression से सबसे ज्यादा त्रस्त हैं मिसिसिपी के लोग। तो वो जब तक उनको वो हीट, वो एक ओएसिस में ट्रांसफॉर्म ना हो जाए, वो एक वाटर बॉडीज में ट्रांसफर ना हो जाए, यानी कि वो जो स्कॉचिंग कंडीशन है वो बून लाइक कंडीशन में ट्रांसफर ना हो जाए, ट्रांसफॉर्म ना हो जाए, ये ड्रीम है मेरा। आई हैव अ ड्रीम दैट अ नेशन वेयर दे विल नॉट बी judged by the color of their skin but by the content of their
कैरेक्टर है। ये ड्रीम है कि मैं एक ऐसा अमेरिका चाह रहा हूं जहां पर we will be adjusted, we will be evaluated by the quality of the character, not by the color of the skin. आज क्या हालत है कि whenever they see the color of our skin, so they happen to have a discriminatory attitude against us. तो जब भी कलर के बेस पर हमें जो ट्रीट किया जा रहा है और हमारे साथ जो इनजस्टिस हो रही है, जब ये जो ट्रेडिशन है, ये कल्चर है, चेंज ना हो जाए, तब तक ये लड़ाई रहेगी और उस ट्रांसफॉर्मेशन का मेरा एक सपना है। वन डे right there in Alabama, little black boys and little black girls will be able to join hands with the little white boys and white girls in as the sisters and brothers. तो ये मेरा ड्रीम है कि in the community of Negroes in Alabama, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ब्लैक और व्हाइट दोनों एक साथ बैठेंगे, दोनों एक साथ पढ़ेंगे, एक स्कूल में पढ़ेंगे, एक साथ खेलेंगे, एक ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड का एक मैसेज उसको एंजॉय भी करेंगे। तो वो एक मेरा ड्रीम है। इस ड्रीम के साथ मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू हीव आउट द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर, स्टोन ऑफ होप। अगर ये रहा, ये उम्मीद है, ये उम्मीद हमारे लिए उस हथियार की तरह काम करेगी जिस हथियार से जो वो माउंटेन ऑफ डिस्पेयर जो है उसको तोड़ करके क्या बना देंगे, स्टोन ऑफ hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nations into a beautiful symphony of brotherhood. अभी ऐसा लग रहा है कि जो एक म्यूजिक है वो म्यूजिक कैसा डिस्कॉर्डेंट है, रफ म्यूजिक है। वो रफ म्यूजिक जब तक वो सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड में नहीं ट्रांसफॉर्म हो जाता। अभी अगर कल्चरल म्यूजिक की बात की जाए, म्यूजिक एक यहाँ पे इमेज है कि जब हम दोनों कम्युनिटीज को ब्लैक एंड व्हाइट को देखते हैं तो वो क्या एक डिस्कॉर्डेंट साउंड निकलती है। यानी कि अभी भी ऐसा लगता है कि यार द ब्लैक आर ब्लैक एंड द व्हाइट आर व्हाइट, द व्हाइट हैव देयर ओन लाइफ एंड ब्लैक हैव देयर ओन लाइफ, द व्हाइट इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट ब्लैक। तो ये एक क्या डिस्कॉर्डेंट सिचुएशन है। ये जब तक एक सिम्फनी मतलब when both black and white they regard that the music of love is the ultimate thing, और वो कब होगा, when they come on a single same plane। तब with this faith we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for the freedom together, knowing that we will be free one day। इस फेथ के साथ कि कब एक दिन ऐसा आएगा कि जब सारे अमेरिकन हर एम के लिए एक साथ खड़े होंगे, चाहे उनको एंजॉय करना हो तो एक साथ, स्ट्रगल करना हो तो एक साथ, जेल जाना हो तो एक साथ, और किसी भी सिचुएशन में अमेरिका को बाहर निकालना है तो वो एक साथ खड़े हों। हर तरह का स्ट्रगल जो अमेरिकन के इंटरेस्ट में होगा, इस नेशन के इंटरेस्ट में होगा, वहां पे ब्लैक और व्हाइट दोनों एक साथ लड़ेंगे, स्ट्राइव करेंगे। वो मेरी उस उम्मीद के साथ यहां पर मैं आया हुआ हूं। सो माई कंट्री इट इज दी स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, ऑफ दी आई सिंग, लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम ब्रिंग। अब ये एक उन्होंने एक सबको एक मूल मंत्र जैसे दिया है कि अब फ्रीडम कहां से आनी चाहिए, क्योंकि ये जो कंट्री है, दिस इज द लैंड ऑफ माई फोर फादर्स, दिस इज अ लैंड वेयर द ब्लड ऑफ माई फोर फादर इज फ्लोइंग, this is a land where my forefathers strove for the freedom of this country। इस कंट्री के हर कोने कोने से, हर पत्ते, पहाड़, झाड़, झंकार, हर जगह से वो फ्रीडम की लहर आनी चाहिए, फ्रीडम की आवाज आनी चाहिए। तो वो उस अपील के साथ यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आई विश दैट देयर शुड बी द क्राई ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। हर जगह से वो फ्रीडम की आवाज आनी चाहिए। जैसे लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर। वो न्यू हैम्पशायर की वो जो गगनचुंबी पहाड़ियां हैं, वहां से लिबर्टी का प्रोक्लेमेशन होना चाहिए, उद्घोष होना चाहिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ द न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के जो माइटी माउंटेन्स है, वहां से उस फ्रीडम का उद्घोष होना चाहिए। यहां से ये सिंबॉलिक मीनिंग क्या है कि जहां जहां पे ये डिस्क्रिमिनेशन है, जहां जहां पर ये कंडीशन है जो नीग्रो सेवरी की, वहां से एक आवाज उठनी चाहिए कि फ्रीडम, वी वॉन्ट फ्रीडम, वी शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वहां से आवाज आनी चाहिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो केव्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस स्लोप्स ऑफ कैलिफोर्निया, बट नॉट ओनली दैट,
Let freedom ring from the stone mountain of Georgia. So यहाँ कोलोराडो की रोकीज से और जॉर्जिया कैलिफोर्निया के स्लोप से और जॉर्जिया के माउंटेन से हर जगह जगह से वो फ्रीडम का उद्घोष होना चाहिए। हर जगह के लोगों को ये लगना चाहिए कि नाउ इट इज टाइम वी स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ निग्रो and now it is time we stood for the end or the abolition of this Negro slavery. Enough is enough. Let freedom ring from the lockout mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi. From every mountain let freedom ring. तो हर जगह जगह से वो फ्रीडम आनी चाहिए। सो हर जगह से, हर कोने से, हर फ्रीडम, हर माउंटेन से वो ऊपर से आवाज आनी चाहिए कि नाउ वी वुड बी फ्री, वी वांट फ्रीडम। एंड लेट द फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हैमलेट, फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी। और हर जगह से, हर उस कोने से, हर पहाड़ से, हर उस वैली से, हर घाटी से, हर विलेज से, हर सिटी से वो फ्रीडम की आवाज, वो फ्रीडम का उद्घोष होना चाहिए। ओनली देन वी विल बी एबल टू स्पीड अप द डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, ब्लैक मैन एंड व्हाइट मैन, जूज एंड जेंटलिस, Protestants and Catholics will be able to join hands and sing the word of all Negroes spiritual freedom at last, freedom at last. Thank God Almighty, we are free at last. और ये आवाज वहां से आनी चाहिए और जब सब जगह से ये आवाज आ जाएगी तो सबको ये लगने लगेगा कि हाँ, गॉड वी आर फ्री एट लास्ट। ये जो एक गोल्डन वर्ड्स हैं, और गॉड वी आर फ्री एट लास्ट। द पीपल फ्रॉम द विलेजेस, द पीपल फ्रॉम सिटीज, द पीपल फ्रॉम दिस कम्युनिटी, द पीपल फ्रॉम दैट कम्युनिटी, बोथ Jews and Catholics, both Protestants and all other people, they should join hands and sing together that we are free at last, or God, we have got the freedom. ये उस उम्मीद के साथ ये फिर अपनी स्पीच को यहाँ पर खत्म करते हैं। So that is all for now. Hopefully I was able to make sense in the explanation of this speech. Like, share it among all the students who are pursuing their PGs. और जो भी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहां पर ये स्पीच इंपॉर्टेंट है लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक इट एज अ पॉइंट टू सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू सो मच।